नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे। तो दोस्त स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्त आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके फर्स्ट डिवीजन यानी कि टॉप 25 क्वेश्चंस यानी कि टॉप 25 क्वेश्चन। और ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है दोस्त, ये आपको एग्जाम में बैठने के बाद मालूम चलेगा ये क्वेश्चन आज का कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आप चाहे किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो, जैसे आप किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, सामने जो बिहार दरोगा एग्जाम होने वाला है वो हो गया, या फिर भारत सरकार की या फिर बिहार सरकार की या कोई भी स्टेट की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी विद्यार्थी हमारे आने वाले जितने भी वीडियो उसको कंप्लीट करते आ रहे हैं, उनको मालूम होगा कि ये वीडियो कितना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना? तो चलिए हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस आपको एक काम करना है, ईमानदारी से अगर सच में आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ना एंड तक देखिएगा। ठीक है ना? आपको मजा ना आ जाए तो फिर बताइएगा। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है? तो चलिए बिना समय गवाए आज का जो है पहला सवाल शुरू करते हैं और आपको मजा आ जाएगा। ठीक है? तो देखिए पहला सवाल क्या है? ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि मौखिक अलावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सही है? देखिए, मौखिक अलावा की बात कर रहा है। आपको मालूम है ना कि लावा, मौखिक अलावा किसे बोलते हैं? देखिए, यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी सारी चीज़ें लगा दी हैं ताकि ये सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए, है कि नहीं? देख सकते हैं कि आपको मौखिक लावा ये है और ये आपको फेसिक लावा है, ठीक है ना? आपको मालूम वही लावा की बातें कर रहा है जो ज्वालामुखी से फट के बाहर निकलता है, ठीक है ना? तो देखिए, इसमें वो पूछ क्या रहा है कि आखिर ये कौन-सा विकल्प सही है? इसमें कौन-कौन सी चीज़ें पाई जाती है, ठीक है ना? तो चलिए हम ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है? इसमें 23% से अधिक जो है सिलिका होता है। क्या होता है? सिलिका होता है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि इसमें 45% से कम सिलिका होता है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि इसमें 62 से 73% तक सिलिका होता है। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि इसमें 45% से 52% तक क्या होता है? सिलिका होता है। तो दोस्त हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन-सा सही है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। और क्यों है? कि देखिए यहाँ पर जो है सिलिका की बातें कर रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी लगा दिया गया है, सारी चीज़ एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो देखिए ये 45 से 52% जो है, ये जो है मौखिक लौग में सिलिका पाया जाता है, ठीक है ना? मौखिक लौग जो आप सामने से देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है ना? हम यहाँ पर डायग्राम भी लगा दिए ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि मौखिक लौग में 45 से 52% तक ले सिलिका पाया जाता है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ठीक है ना? बस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है ना? बस आपको वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलना है। क्वेश्चन 2 बोल रहा है यानी कि बोल रहा है कि स्थिर जो धारा होती है यानी कि जो स्थिर करंट होता है उसकी जो परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जाता है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है एक यांत्रिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के स्रोत के रूप में किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है निरंतर चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत में किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत में किया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये बोल रहा है स्थिर धारा की बात कर रहा है, यानी कि जो स्थिर धारा होती है, उसकी परिनालिका के उपयोग के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पूछे स्थिर धारा वाली परिनालिका का उपयोग, तो ये होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत में किया जाता है। क्या होता है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्त काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है, इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है और बहुत सारे एग्ज़ामों में हमेशा पूछते रहता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं होता होगा, ठीक है ना? अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से क्या तरंगों की विशेषता नहीं है? देखिए पूछ रहा है नहीं है। देखिए दोस्त हमेशा आपको हर एक वीडियो में हम आपको एक चीज़ समझाते हैं कि आप एग्जाम में जब बैठिएगा ना और जब क्वेश्चन में जब नहीं देती इसको आप क्या कर लीजिएगा, गोला लगा लीजिएगा, यानी कि अपने पेन से ना हाईलाइट करके गोला लगा लीजिए। इससे होता क्या है कि हमारी जो आंखें हैं ना हाईलाइट पे पड़ता है, इससे हमको मालूम चलता है कि क्वेश्चन में नहीं पूछा है, नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी ना गलत करके आ जाते हैं, ठीक है ना? तो आपको ना 80% विद्यार्थियों से आगे निकलना है, तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है कि नहीं? तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है कि तरंग की आखिर जो विशेषता है, इनमें से कौन-सा नहीं है? ठीक है ना? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए है तरंग दैर्घ्य, ये बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है आयाम, ये भी सही है।
ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है आवृत्ति, बिल्कुल ये तरंग की जो है विशेषता है। लेकिन बात करें ऑप्शन नंबर डी, ये बोलता है माध्यम, यानी कि मीडियम की बातें कर रहा है, ठीक है ना? तो मीडियम जो है ये तरंग की विशेषता नहीं है, बल्कि एक ये माध्यम है। बहुत सारे तरंगे जो है एक माध्यम के द्वारा निकल जाती है कि नहीं? तो ये एक क्या है? माध्यम, यानी कि मीडियम है, ठीक है ना? मीडियम है जिसके माध्यम से तरंग दैर्घ्य निकलती है, ठीक है ना? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नहीं पूछा है तो ये तीनों तो हो जाएगा, ये तीनों तो हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि मीडियम है, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आता होगा, ठीक है? देखिए चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। देखिए हम पॉइंट टू पॉइंट ना आपको कंप्लीट कराते जा रहा है, इससे आपको घबराना नहीं है, बस प्रश्नों का संग्रह आपको देखते जाना है, ठीक है ना? डेली हमारा जो है एक दिन छोड़कर डेली हमारा एक दिन आता है बिहार स्पेशल का, जो 2000 प्रश्नों का संग्रह कंप्लीट करवा रहे हैं, वो आता है वीडियो। फिर उसके अगले दिन यही जीके 25 20 क्वेश्चन आपको डेली आता रहता है, ठीक है ना? तो आप जो है इस वीडियो को बिल्कुल देखना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम के ओरिएंटेड व्यू ही कंप्लीट करवाया जाता है, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं प्रश्न पे। बोल रहा है कि निम्न में से किसके मापक हेतु स्टेलोग्रामोमीटर का उपयोग होता है? देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। स्टेलोग्रामोमीटर की बातें कर रहा है, ठीक है ना? स्टेलोग्रामोमीटर की बातें कर रहा है। आखिर इसका उपयोग कहाँ पर होता है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए सुधि गति की निश्चयता के कारण होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पृष्ठ तनाव के उपयोग के लिए होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है अपवर्तनांक सूचक के रूप में होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रकाशित क्रियाकलाप के रूप में होता है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये जो स्टेलोग्रामोमीटर है, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, हम आपको इमेज भी लगा दिए हैं। चित्र के माध्यम से सारी चीज़ आपको बता दें ताकि आप देख लीजिए। यहाँ से पानी के बूंद गिरता है, देखिए यहाँ से, ठीक है ना? यहीं पर ये ना स्टेलोग्रामोमीटर ये मापता है कि आखिर जो ये बूंद है उसकी आकार क्या है, ठीक है ना? उसका वजन क्या है, ठीक है ना? तो इसका किससे हो जाएगा? सरफेस टेंशन से हो जाएगा, यानी कि पृष्ठ तनाव से उपयोग में होता है। यानी कि स्टेलोग्रामोमीटर का उपयोग जो होता है किसमें होता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृष्ठ तनाव में होता है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सरफेस टेंशन, ठीक है ना? ये जो करता है आपको वजन, आकार बूंद-बूंद पे डिपेंड करता है। पानी के बूंद-बूंद के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया ना? हमें पूरा उम्मीद है कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आता होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखिए ये जीके फास्ट क्विज़न है, तो इसमें हम सारा कुछ आपको नहीं बता सकते, ठीक है ना? चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है? हमें पूरा विश्वास है कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आता होगा। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि उत्कृष्ट धातु को खोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है ना? देखिए उत्कृष्ट धातु कौन-सा है? जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये क्या है? उत्कृष्ट धातु है, ठीक है ना? उसी के खोलने के लिए बात कर रहा है, माने घोलने के लिए। आखिर किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रिक अम्ल का, या फिर ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सल्फ्यूरिक अम्ल का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एक्वा रेजिया का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? देखिए दोस्तों, आपको जितना ही मालूम है ना, कमेंट बॉक्स में आप आराम से अपने आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना? कमेंट बॉक्स तो आप ही के लिए खुला हुआ है कि नहीं? वीडियो से या फिर जो भी हमारे चैनल में वीडियो अवेलेबल है, उससे संबंधित कोई भी राय हो ना, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आराम से अपना राय साझा कर सकते हैं, ठीक है ना? यह चैनल आपका और हमारा है, ठीक है ना? इसीलिए आप अपने चैनल पे जो भी है, अपना पोस्ट जो है, अपना कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें अपना लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर पे, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्वा रेजिया हो जाएगा, ठीक है ना? अब एक्वा रेजिया क्या है? तो देखिए होता क्या है कि ये जो धातु है ना उत्कृष्ट है, ये नॉर्मल ऑक्सीजन, पानी से बिल्कुल ही अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना? तो इसके लिए ना एक्वेरिजिया का उपयोग किया जाता है। ये जो होता है एक्वेरिजिया का दूसरा नाम क्या है? अम्लराज। जब अम्लराज से उपयोग होता है ना, तो उसी के साथ ये अभिक्रिया करके घोलने में उपयोग हो जाती है, यानी कि घुलने लगता है। अब उसमें बहुत सारे अम्ल आ जाते हैं जिसके माध्यम से ये घुलने में उपयोग किया जाता है। कौन-कौन सा? गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक्वेरिजिया। तो जब भी प्रश्न ऐसा पूछे कि उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन और डी हमारा सही हो जाएगा, यानी कि एक्वा रेजिया हो जाएगा। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। यानी अगला जो प्रश्न है ये 6 नंबर प्रश्न है। बोल रहा है कि शेविंग क्रीम की मृदुता किसके लिए संवर्धित की जाती है?
ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए सोडियम सिलिकेट के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी है पोटेशियम कार्बोनेट के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी है सोडियम क्लोराइड के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मुक्त वसा अम्ल के लिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, हम सभी तो सेविंग करते ही होंगे, या फिर जो विद्यार्थी नहीं करते उनके पिताजी या कोई करता होगा, तो आप देखे होंगे कि जब वो लगाते हैं तो काफ़ी मुलायम होने लगता है। यानी कि मित्रता का मतलब क्या हुआ था? चिकनाहट होने लगता है। तो इसमें जो पाया जाता है, आखिर किसकी वजह से चिकनाहट पाया जाता है? तो इसी की बातें ये पूछ रहा है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखिएगा, मुक्त वसा अम्ल के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है ना? यानी कि ऑप्शन और डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए, ये जो सोडियम सिलिकेट है ना, ये तो आपको कठोरता प्रदान करता है। पोटेशियम कार्बोनेट है, ये तो समझिए कुछ नहीं करता, ये तो आपको झाग प्रदान करता है, ठीक है ना? झाग। बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो ये आपको सिर्फ़ नॉर्मल सा ना नमक प्रदान करता है, यानी कि नमकीन जैसा उत्पन्न करता है और कुछ नहीं करता, वो भी सामान्य रूप में नमक प्रदान करता है, ठीक है ना? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुक्त वसा अम्ल जो है, ठीक है ना? इसी के द्वारा ना संवर्धित किया जाता है, ठीक है ना? चिकनाहट पैदा किया जाता है। ठीक है? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। हम आपको बिल्कुल जितना संभव हो सकेगा ना, जीके फर्स्ट डिवीज़न आपको समझा देंगे, ठीक है ना? ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 7 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि फिलोसोफर्स वूल जो है, यानी कि इसको क्या बोला जाता है? यशद पुष्प बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? यानी कि रासायनिक दृष्टि से इसका नाम क्या है? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है जिंक ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर सी है एल्युमिनियम ऑक्साइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन थोड़ा-सा ना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि नाम ही ऐसा है कि आपको ध्यान में नहीं रखिएगा, तो आप ना थोड़ा-सा चीज़ें गड़बड़ा जाएगा, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा कि जिंक ऑक्साइड, जो जिंक ऑक्साइड है ना, इसको फिलोसोफर्स फूल, यानी कि रासायनिक दृष्टि से इसको क्या बोला जाता है? जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना? इसका एक और नाम क्या है? यशत पुष्प भी बोला जाता है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिंक ऑक्साइड हो जाएगा। हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करते हुए आगे निकल रहे हैं, तो आपको आपको कहीं भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे, ठीक है? क्योंकि हमको सारा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करवाना है, तो पॉइंट टू पॉइंट आप बस क्वेश्चन को ना देखते जाइएगा और खुद बताइएगा एंड में कंप्लीट होने के बाद आपने कितना क्वेश्चन कंप्लीट किया, ईमानदारी से बस बताइएगा दोस्त, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 8वें नंबर पे, ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है, ठीक है ना? जो हमारा एक जो हार्ट चलता है, हार्ट, ठीक है ना? उसी की ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर है 0.1 सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 0.4 सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 0.2 सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 0.8 सेकंड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? आपने तो ये सुना होगा ना कि 1 मिनट में आपको कितना बार धड़कता है हमारा दिल? तो 72 बार धड़कता है, 72 बार। लेकिन पूछता है कि एक चक्र को पूरा करने में कितना समय लगता है? जैसे कि 72 बार, लेकिन इसी में से एक चक्र को पूरा करने में कितना समय लगता है? तो याद रखिएगा 0.8 सेकंड लगता है, ठीक है ना? जैसे मानते हैं सिस्टोलिक हो गया, डायस्टोलिक हो गया, यानी कि संकुचित हो गया, शिथिल हो गया, तो इसी की बातें कर रहा है। तो एक जो है चक्र पूरा करने में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा ना दोस्त? पूरा उम्मीद है कि आपको सारा कुछ समझ में आता होगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, यानी कि 9 नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा, 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है? याद रखिएगा, पूछ रहे हैं नहीं होता है। आखिर कौन-सा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है? ठीक है ना? अब ऑप्शन के हिसाब से देना है ना दोस्त, ऐसे थोड़ा ना कुछ बोल देना है, ठीक है ना? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है सिरोसिस है, या फिर ऑप्शन बी है एड्स है, ऑप्शन सी है सिफिलिस है, या फिर ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? क्योंकि देखिए यहाँ पर हम जो लगाए हैं, ये किस चीज़ का चित्र है? लीवर का चित्र है। ये लीवर देखिए, ये लीवर देखिए, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है दोस्त। ये जो लीवर है कितना स्वस्थ लीवर है, और ये लीवर देख लिया, ऐसा लग रहा है कि इसकी कहानी अब खत्म है। ठीक है ना? तो आप इसका वजह क्या है? तो इसका वजह एक ही है, और वो क्या है? सिरोसिस है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि ये जो सिरोसिस जो है ना, सिरोसिस, ये जो है फैलता नहीं है। ठीक है ना? जिस व्यक्ति को होगा ना, उसी व्यक्ति को कहानी उसका खत्म करेगा। ठीक है ना? एड्स जो है आपको मालूम है कि ये फैल जाता है यौन संबंधित बनने से, या फिर रक्त आदान-प्रदान करने से भी। सिफिलिस का भी वही काम है, रक्त आदान-प्रदान करने से, या फिर आपको यौन से चीज़ें हैं, ठीक है ना? हेपेटाइटिस बी का भी वही बात है, रक्त को संचार करने से एक-दूसरे में, ठीक है ना? बात करके सिरोसिस का, तो देखिए होता क्या है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ना शराब पीते हैं, ठीक है ना? उनका यही हाल होता है।
उनकी लीवर जो है ये स्वस्थ ना होकर बल्कि ये अंतिम स्थिति में पहुँच जाता है। ये देख सकते हो ना लीवर का हाल। लीवर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है ना शरीर का दोस्त कि जिसको आप 95% भी आप काट दीजिएगा ना, तो फिर ये क्या होता है रीजनरेट हो जाएगा। छिपकली का आप पूँछ देखे हैं छिपकली का? उसको पूँछ काट देने के बाद ये फिर रीजनरेट हो जाता है कि नहीं उसका पूँछ? उसी प्रकार से हमारा लीवर जो ऑर्गन है, इसका आप 95% हिस्सा भी काट दीजिएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक जो है फिर से अपना लीवर बना लेगा। ठीक है ना? लेकिन ये पूरी तरह से जब डैमेज ही हो जाएगा, तो फिर क्या ही बना पाएगा। ठीक है ना? तो ये जो सिरोसिस जो है ना बीमारी, ये अधिकतर जो है शराब पीने से ये लीवर का ये स्थिति हो जाता है, ठीक है ना? तो यही जो है सिरोसिस बीमारी ये फैलता नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा सही आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा सिरोसिस, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा, ठीक है ना? अब देखिए, अगला वाला जो प्रश्न है ये 10 नंबर है, बोल रहा है कि किस विटामिन को फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है? फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, पहले हम ऑप्शन देख लें तो उसके बाद हमको याद करने को बता देंगे। देखिए ऑप्शन नंबर ए है विटामिन बी5 या फिर ऑप्शन नंबर बी है विटामिन बी7 और ऑप्शन नंबर सी है विटामिन बी2 या फिर ऑप्शन नंबर डी है विटामिन बी9। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में ना जवाब नहीं देते हैं, ठीक है ना? ये थोड़ी-सी दिक्कत वाली बात है, तो आप ना कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखते जाइए, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो किस विटामिन को फोलिक एसिड बोला जाता है? तो देखिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन बी9 जो है ना, यानी कि विटामिन बी9 इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फोलिक एसिड, ठीक है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम फोलेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोलेट भी बोलते हैं। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? इसको हम लोग फोलेट भी बोलते हैं, ठीक है? किसको? विटामिन बी9 को। इसी को हम लोग फोलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है? देखिए इसकी कमी नहीं हो तो अच्छा है क्योंकि इससे जो है हमारा डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ठीक है ना? इम्यून सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, ठीक है ना? इसका ग्रहण का यही है कि आप हरी साग-सब्जियाँ खाइए, ठीक है ना? दाल खाइए, यहाँ पर सारे चित्र लगा दिए, देख रहे हैं ना? आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, इमेज, डायग्राम हर एक चीज़ लगा दिए हैं। इतना बेहतरीन तरीके से आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना दोस्त? इसीलिए जो है आप बेहतरीन ढंग से देखते जाइए, सारा चीज़ ए टू जेड कंप्लीट करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, हमें पूरा यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, फोलिक एसिड को ना विटामिन बी9 को ही फोलिक एसिड बोला जाता है, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है ये 11 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के ही एक फल का विकास होता है? बिना निषेचन के ही एक फल का विकास होता है, ठीक है ना? अब कौन-कौन सा फल है? जैसे केला हो गया, आपने देखा होगा केला में बीज मिलता है? नहीं ना मिलता है, तो ये बिना निषेचन के ही फल आ जाता है, ठीक है ना? बात करें अंगूर का, अंगूर में आपने देखा होगा बीज मिलता है, नहीं मिलता है, तो ये भी बिना निषेचन का ही विकास हुआ है। बात करें अनानास का, ठीक है ना? तो क्या अनानास में कभी बीज देखा है? तो सीड नहीं ना मिलता है, तो ये भी जो है बिना निषेचन का ही फल का विकास हुआ है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर किसके द्वारा हुआ है? कौन-सा प्रक्रिया के द्वारा? ऑप्शन नंबर ए ऑर्थोनोकॉपी के द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर बी है एपोमिक्सिक के द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोबी जेनेसिस के द्वारा या फिर ऑप्शन नंबर डी है गैमेटोगामी के द्वारा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि पार्थेनोकॉर्पी के द्वारा। इसी के द्वारा जो है ना बिना मतलब निषेचन के ही फल का विकास हो जाता है। ठीक है ना? तो इसी को बोला जाता है पार्थेनोकॉर्पी के द्वारा। इसको आप ज़रूर याद रखिए, ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा वीवीआई है। ठीक है ना? और बहुत बार एग्ज़ामों में पूछा हुआ है। इसका उदाहरण भी पूछ देता है, तो आप केला, अंगूर, अनानास ये सारी चीज़ें प्रमुख चीज़ें हैं, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है ना दोस्त? हमें उम्मीद है कि समझ में आता होगा। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। ठीक है ना? 12वाँ नंबर प्रश्न बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है कि आँखों में प्रवेश करने वाले जो प्रकाश की मात्रा है, उसको नियंत्रित करता है, आखिर कौन-सा करता है? ऑप्शन नंबर ए है रेटिना करता है या फिर ऑप्शन नंबर बी है सिलियरी मांसपेशी करती है या फिर ऑप्शन नंबर सी है कॉर्निया करता है या फिर ऑप्शन नंबर डी है पुतली करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुतली करता है। देखिए जो प्रकाश का नियंत्रण है ना, वो कौन-सा करता है? पुतली करता है। इसको इंग्लिश में क्या जाता है? पुपिल बोला जाता है। यहाँ पर देखिए लगा दिए पुपिल। पुपिल ऑफ द आई। अच्छा आपने एक एग्जांपल देते हैं, आपने कभी गर्मी के दिनों में जब आप जो है बाहर से यानी कि घर के बाहर से जब आप अंदर जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं, तो आपको देखते हो ना पूरा का पूरा अंधेरा दिखता है। क्यों? क्योंकि हम अब बाहर से ना जब अंदर जाते हैं, धूप से जब अंधेरा में जाते हैं, तो पूरा अंधेरा दिखाई देता है। वहाँ पर क्या काम आता है? तो यही हमारा पुतली काम आता है। क्योंकि हम अपनी आँखों को जब बड़ा करते हैं, तो यही पुतली जो है प्रकाश को और तेज़ी से हमारी आँखों में प्रवेश कराता है, जिससे हमको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखने को मिलता है। ये तो आपको ज़रूर अनुभव किया होगा गर्मी के दिनों में, है कि नहीं? तो ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुतली हो जाएगी। यही जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है, ठीक है ना?
अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में, यानी कि 13 नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा, बोल रहा है 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शैवाल को जो ना ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है? ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। किसके? ग्रीन मोल्ड। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए म्यूकस, या फिर ऑप्शन नंबर बी है आइकोमाइकोटा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है एस्परजिलस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पेंसिलियम। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना। पूछ रहा है कि शैवाल को ना ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेंसिलियम। ये जो पेंसिलियम है ना, इससे एंटीबायोटिक भी बनाया जाता है, दवा भी बनाया जाता है, आपको मालूम है। तो जो ग्रीन मोल्ड है, ग्रीन मोल्ड, इसको पेंसिलियम को ही ग्रीन मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जामों में बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 14 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्षय के लिए किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मलेरिया के लिए किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कुष्ठ रोग के लिए किया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पोलियो के लिए किया जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एमडीटी के मतलब क्या होता है? डी टी, एमडीटी, ठीक है ना। इसको बोला जाता है मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है ना। मल्टी ड्रग थेरेपी यानी कि बहुत सारे दवाइयों को मिलाकर एगो थेरेपी के रूप में उपयोग किया जाता है, उसी को बोला जाता है एमडीटी। इसका उपयोग जो है ना दोस्त, कुष्ठ रोग में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कुष्ठ रोग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे लोगों में नसों में ना झंझनाहट काफी दिनों से लगी रहती है, लगी रहती है। तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा ना एमडीटी यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी के द्वारा इसको सही किया जाता है। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो कि डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एमडीटी का उपयोग जो है कुष्ठ रोग में किया जाता है। ठीक है ना। तो देख सकते हैं तो सब कितना बेहतरीन सारी चीजें समझ में और समझा समझा कर सारी चीजें बताया जा रहा है। ठीक है ना। दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो सच में आपको बेहतर लग रहा है ना, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। और हाँ, वीडियो को ना और चैनल को ना दिल से सब्सक्राइब करके ही आपको जाना है। ठीक है ना। और जो विद्यार्थी यहाँ तक पहुँच गए हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि वाकई में वो सीरियस स्टूडेंट है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि समझा समझा कर बता रहे हैं। ठीक है ना। क्योंकि मन ही नहीं मानता है, क्योंकि जीके फास्ट रीजन है, फिर भी आपको समझाने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं 15 प्रश्न पे। बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की जो उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है? ठीक है ना। ऑप्शन नंबर है लाल, ऑप्शन नंबर बी है हरा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बैगनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नारंगी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना। तो देखिए जो लाल रंग है ना, ये फोटोसिंथेसिस में काफी ज्यादा उच्च तरीके से क्रियाशील होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, लाल कलर। ठीक है ना। बहुत से लड़के ना हरा समझते हैं, नहीं नहीं नहीं, हरा तो परावर्तित करता है। ठीक है ना। लाल से जो है बहुत ज्यादा अधिक क्रियाशील है, कि फोटोसिंथेसिस करता है। समझ में आ गया ना। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 16 नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विधिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? साधनों का विधिधान बोल रहा है कि इन साधनों का जो है विधिधान किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर है सरकारी सत्ता के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी है व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कीमती तंत्र के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है सरकार एवं कीमती तंत्र दोनों के द्वारा। तो देखिए बिना सोचे समझे आप आराम से लगाइए कि ये जो सरकारी सत्ता है, इसी के द्वारा जो है हमारा जो साधनों का विनिधान जो है इसी के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर है, यानी कि सरकारी सत्ता के द्वारा किया जाता है। इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना दोस्त। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 17 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण क्या है? ठीक है ना। ये मुख्यतः क्या है? ऑप्शन नंबर है प्राथमिक क्षेत्र का, या फिर ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय क्षेत्र का, या फिर ऑप्शन नंबर सी है तृतीय क्षेत्र का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए प्लस बी, यानी कि ए और दो। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो कृषि होते हैं ना, कृषि वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। उनकी जो बेरोजगारी होती है ना, छुपी हुई बेरोजगारी होती है, तो उसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं, और नहीं भी करेंगे तो भी उत्पादन जो है ज्यादा हो जाए, उतना ही होगा। ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र होता है। ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिए, ऑप्शन नंबर है। ठीक है ना। प्राथमिक क्षेत्र का। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न, यानी कि 18 नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उन्नतियां, यानी कि ऊंचाई के साथ वृद्धि और उसके बाद क्या होता है ह्रास, यानी कि घटता है, यानी कि मिलती है, आखिर किस में मिलती है? ठीक है ना। यहाँ पर पूरे वायुमंडल का जो है परत है लगा दिए हैं। यहाँ पर ऑप्शन भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर है क्षोभ मंडल, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मध्य मंडल, या फिर ऑप्शन नंबर सी है आयन मंडल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है समताप मंडल। तो बताइए इसका सही आंसर
क्या हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि ये मंडल से वायुमंडल से सवाल है। तो देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन ना कि आखिर वायुमंडल में पहले तापमान बढ़ता है और उसके बाद क्या होता है, घटता है। तो ऐसा कौन-सा मंडल है जिसमें ये परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा ये मध्यमंडल यानी कि ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मध्यमंडल में क्या होता है, जब जाइएगा तो ऊपर पहले माने तापमान बढ़ेगा और उसके धीरे-धीरे घटने लगेगा। तो ये घटना कहाँ पर होता है, मध्यमंडल यानी कि ऑप्शन और बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे यानी कि 19 नंबर प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा, हम आपको बिना किसी समय गँवाए पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें कंप्लीट करवाते जा रहे हैं, ठीक है ना? और जो विद्यार्थी यहाँ तक पहुँचे हैं वाक़ई में वो सीरियस विद्यार्थी है, ठीक है ना? तो बस वीडियो को ना ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ना है और सच में आपको लग रहा है कि वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल है, तो बस वीडियो को ना और चैनल को ना सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है ना दोस्त? क्योंकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए, इसीलिए नोटिफ़िकेशन को ऑल कर देना है। क्या करना है? ऑल कर देना है, ठीक है ना? अब हम बात करते हैं 19 नंबर सवाल। बोल रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित है, ठीक है? बहुत बढ़िया। परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? ठीक है ना? आखिर जो है उनकी जलवायु में क्या भिन्नता है? अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है उनकी समुद्र से दूरी में भिन्नता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है शिमला में बर्फबारी है इसलिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अमृतसर में प्रदूषण है इसलिए। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, देखिए होता क्या है कि जो अमृतसर वाला एरिया है ना, अमृतसर ये मैदानी वाला एरिया है, यानी कि मैदान में, ठीक है ना? लेकिन बात करें शिमला, ये तो पहाड़ों पे है, तो आपको मालूम है कि जैसे-जैसे आप ऊँचाई बढ़ेगा, तापमान क्या हो जाएगा? घटता जाएगा, ठीक है ना? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि उनकी ऊँचाई में भिन्नता है, ठीक है ना? ऊँचाई में जब भिन्नता हो जी, तो ऑटोमेटिक जो है शिमला पहाड़ पे है तो वहाँ पे बर्फबारी होगी और अमृतसर जो है मैदानी वाले एरिया में तो थोड़ा-सा तापमान उससे कम होगा। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि उसकी ऊँचाई में भिन्नता के कारण, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे यानी कि 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि संवादनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है? ठीक है ना? संवादनी का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन नंबर ए है महिला पर्यावरण आंदोलन से है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है हिंसा के विरुद्ध दलित नारीवादी आंदोलन से है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है दलित नारीवादी साहित्य आंदोलन से है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप बस बताते जाइएगा। जितना ही क्वेश्चन कीजिएगा ईमानदारी से बस बताइएगा। ठीक है ना दोस्त? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये संवादिनी का जो संबंध है ना, ये दलित नारीवादी साहित्य आंदोलन से है, ठीक है ना? दलित नारीवादी साहित्य आंदोलन से है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न यानी कि 21 नंबर प्रश्न पे। ध्यान से समझिएगा, बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? देखिए ये स्वास्थ्य नीति बोल रहा है, ठीक है ना? मानसिक स्वास्थ्य नीति। अभी के युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा मानसिक तौर से ग्रसित है, ठीक है ना? बेरोज़गार को लेके, ठीक है ना? ख़ासकर यहाँ पर इतनी सारी बेरोज़गार है, ठीक है ना? लोग हैं यहाँ पे, इतनी सारी बेरोज़गारी है ख़ासकर भारत में, जिसकी वजह से मानसिक तनाव तो बिल्कुल ही काफ़ी चरम सीमा पे है, ठीक है ना? तो उसी की ये बातें कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर है 1982 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1987 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1994 में, या फिर ऑप्शन डी है 2014 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जब भी बात करें कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, तो याद रखिएगा 1982 में। कब शुरू की गई थी? 1982 में शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसी टाइम जो है भारत सरकार ने निर्णय लिया कि भाई अभी जो स्थिति है, बहुत सारे मानसिक तौर की जो स्थिति है उसको गहन करना, उसकी जानकारी करना, क्या समस्या है क्या नहीं। तो ये जब शुरू हुआ था 1982 में हुआ था, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे यानी कि 22 नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि विश्व में जो सिरलोई लिली फूल जो है केवल कहाँ पाया जाता है? भारत के में पाया जाता है। वो भी भारत में कहाँ पे? तो एक ही राज्य है। कौन सा राज्य है? तो आप बताना है कि कौन सा राज्य है, उसी के बारे में पता चल, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर है मणिपुर है, या फिर ऑप्शन नंबर बी है मिजोरम है, या फिर ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? सिरलोई फूल की बातें कर रहा है। सिरोई लिली फूल की बात कर रहा है। देखिए फूल भी लगा दिए, आपको चित्र दिख रहे हैं, कितना बेहतरीन फूल है, ठीक है ना? और ये जो फूल है ना, समझिए कि लुप्त के टाइम पे हो गया, माने आखिरी समय चल रहा है, अब लुप्तप्राय हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये राज्य की जिस बात कर रहा है, वो राज्य भी अभी जो है काफ़ी दिनों से जल रहा है, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि समझ ही गए होंगे मणिपुर।
ठीक है ना? ये जो मणिपुर राज्य है, इसका जो राजकीय फूल है, वो कौन-सा फूल है? सिरोही लिली फूल है, ठीक है ना? और ये जो सिरोही लिली फूल है, ये अंतिम साँस ले रहा है, यानी कि अब ये भी खत्म होने वाला है, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर है यानी कि मणिपुर, इसका राजकीय फूल है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे यानी कि 23 नंबर सवाल पे। बोल रहा है कि ₹1 के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? ठीक है ना? आप जब ई-टिकट कटाते हैं, ठीक है ना? तो उस टिकट को कटाने के बाद आपका ₹1 का प्रीमियम होता है, ठीक है ना? उसकी जो है अगर मानते हैं कि ट्रेन दुर्घटना में आपको कुछ हो गया, ठीक है ना? तो उसकी जो है आपको बीमा कवर कितना देता है रेल मंत्रालय? तो याद रखिएगा हमेशा कि ये जो है 10 लाख यानी कि ऑप्शन और बी यानी कि 10 लाख रुपए देता है, ठीक है ना? तो इसको बिना दिमाग में रखे हुए आराम से इसको आँख बंद करके याद रखिएगा 10 लाख रुपया देता है, ठीक है ना? तो अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न में, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको सारा सवाल समझ में आता होगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि बेसबॉल किस खेल से संबंधित है? जो बेसबॉल है आखिर किस खेल से संबंधित है? चित्र तो लगा दिया, आप आराम से चित्र के माध्यम से देख के बता सकते हैं कि ये जो बेसबॉल है वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर है बैडमिंटन से या फिर ऑप्शन नंबर बी है क्रिकेट से है या फिर ऑप्शन नंबर सी है हॉकी से या फिर ऑप्शन नंबर डी है फुटबॉल से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप आराम से इमेज के माध्यम से बता सकते हैं कि ये किससे है? तो ये जो है क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है, ठीक है ना? ये अधिकांश तौर पर जो है इंग्लैंड के द्वारा ये शुरू किया गया था टेस्ट में और ये जब होता है तो काफ़ी रोमांचक बन जाता है, ठीक है ना? तो ये बेसबॉल है वो क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं आज की वीडियो का आखिरी सवाल और ये सवाल काफ़ी वीवीआई है, तो इसको बिल्कुल आपको ध्यान से देखते हुए जाना है, ठीक है ना? और बस यहाँ तक जो स्टूडेंट पहुँच गए हैं, हम मान गए कि भाई वो वाक़ई में उनकी चीज़ें जो है सीरियस चल रही है, ठीक है ना? पढ़ाई भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस चल रहा है। तो बस वीडियो को देखने के बाद आप बताइए कि आपने कितना जो है सही किया, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है ना? तो देखिए 25 नंबर बोल रहा है कार्बन डेटिंग की बातें बोल रहा है, ठीक है ना? कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी सम्मेलन में या फिर ऑप्शन नंबर बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में या फिर ऑप्शन नंबर सी है क्योटो प्रोटोकॉल में या फिर ऑप्शन नंबर डी है पेरिस समझौता में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं इसका सही आंसर कितने विद्यार्थी बता पाते हैं, ठीक है ना? आप 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 1 सेकंड, 2 सेकंड वीडियो पॉज़ करके भी बता सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है ना? यानी क्योटो प्रोटोकॉल में जो है, इसका जो कार्बन डेटिंग व्यवस्था का विचार किया गया था। देखिए C14 इसको बोला जाता है C14 कार्बन डेटिंग इसको बोला जाता है, ठीक है ना? देखिए इसी के माध्यम से ना बहुत सारी पुरानी चीज़ों को भी जानकारी किया जाता है कि ये जो है कितनी पुरानी है, ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको सारा क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आता होगा, ठीक है ना? और हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको और भी किन चीज़ों की वीडियो चाहिए। तब तक के लिए आप बिहार से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हमारे लिए 2000 प्रश्नों का जो श्रृंखला कंप्लीट करवा रहे हैं, उसको आप देखना ना भूलें। चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी है, आप आराम से जाके देख सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हाँ, चैनल को ना दिल से सब्सक्राइब करके ही आपको जाना है, ठीक है ना? बाय।